अच्छा, कभी सोचा है कि एक महान नेता असल में होता कौन है? साल 1943 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने रानाडे, गांधी और जिन्ना जैसे उस दौर के बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी कसौटी पर परखा, और जो नतीजे सामने आए वो आज की लीडरशिप के लिए भी एक आईने की तरह हैं। तो चलिए उनके इस बेबाक विश्लेषण को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अम्बेडकर के तर्क को ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेता को महान बनाता क्या है। फिर देखेंगे कि महादेव गोविंद रानडे इस मापदंड पर कैसे खरे उतरे। इसके बाद हम सामाजिक और राजनीतिक सुधार के बीच की उस बड़ी बहस को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे अम्बेडकर ने व्यक्ति पूजा यानी हीरो वर्शिप के खतरों को उजागर किया। और आखिर में हम जानेंगे कि एक जरूरी दर्शन को नजरअंदाज करने के नतीजे क्या हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अम्बेडकर के विश्लेषण के पहले पड़ाव से, कि एक महान व्यक्ति की असली पहचान आखिर है क्या। तो अम्बेडकर ने ना अपने विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से की। किसी भी लीडर को सच में ग्रेट क्या बनाता है? वो सिर्फ पॉपुलैरिटी या पॉलिटिकल जीत से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसी ठोस कसौटी, एक ऐसा टेस्ट बनाना चाहते थे जो हर दौर में हर लीडर पर लागू हो सके। तो अम्बेडकर ने महानता को परखने के लिए एक 3 स्टेप टेस्ट दिया। पहला, सच्ची और गहरी ईमानदारी। दूसरा, वो तेज बुद्धि जो मुश्किल वक्त में समाज को रास्ता दिखा सके। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, एक सामाजिक उद्देश्य, यानी समाज की बुराइयों को साफ करने का जज्बा। अम्बेडकर का मानना था कि इन तीनों के बिना कोई भी नेता महान नहीं कहला सकता, फिर चाहे वो कितना भी फेमस क्यों ना हो। तो भाई अम्बेडकर की इस मुश्किल कसौटी पर कौन खरा उतरा? उनके हिसाब से वो थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें उन्होंने एक आदर्श के तौर पर पेश किया। देखिए, अम्बेडकर के लिए रानाडे की ग्रेटनेस उनके किसी पॉलिटिकल पोस्ट में नहीं थी, नहीं, बल्कि उनके सामाजिक उद्देश्य में छिपी थी। उनका मानना था कि रानाडे ने जिस लगन से समाज की सेवा की, वही उनकी महानता का असली सबूत था। और रानाडे का ये जो सामाजिक उद्देश्य था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन सामाजिक बुराइयों से लड़ने में लगा दी जो भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर रही थीं, जैसे कि जाति व्यवस्था, छुआछूत और महिलाओं पर होने वाले तमाम अत्याचार। तो रानाडे की जो कोर फिलॉसफी थी ना, वो ये थी कि किसी भी देश के लिए राजनीतिक आज़ादी से कहीं ज्यादा जरूरी उसका नैतिक आधार है। उनका मानना था कि कैरेक्टर ही किसी भी राष्ट्र की असली नींव होता है। अब आते हैं उस दौर के सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पर। ये बहस के पहले सोशल रिफॉर्म को प्राथमिकता दी जाए या पॉलिटिकल रिफॉर्म को। ये एक ऐसा सवाल था जिसने उस समय के बुद्धिजीवियों को 2 खेमों में बांट दिया था। उस दौर में ना एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे वो लोग जो कहते थे कि भाई पहले पॉलिटिकल पावर हासिल करो, लेकिन दूसरी तरफ थे रानाडे जैसे विचारक जिनका मानना था कि जब तक समाज अंदर से बीमार है, राजनीतिक अधिकार खोखले साबित होंगे। उनका तर्क सीधा था, सच्चा लोकतंत्र सामाजिक सुधार के बिना आ ही नहीं सकता। और इसी पाखंड को उजागर करने के लिए रानाडे का एक बहुत मशहूर कथन है। अम्बेडकर ने इसे ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि कैसे कुछ लोग राजनीति में तो लिबरल होने की बात करते थे, लेकिन सामाजिक मामलों में उतनी ही कंजर्वेटिव सोच रखते थे। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 1940s में चलते हैं और देखते हैं कि अम्बेडकर ने उस समय की राजनीति की तीखी आलोचना कैसे की, जिसका चेहरा थे गांधी और जिन्ना। अम्बेडकर का मानना था कि देश का हित उसके सबसे बड़े नेताओं के पर्सनल ईगो के सामने बहुत छोटा पड़ गया था। राजनीति अब देश सेवा नहीं बल्कि पर्सनल पावर का अखाड़ा बन चुकी थी। अम्बेडकर ने गांधी और जिन्ना की लीडरशिप स्टाइल की बहुत तीखी आलोचना की। अब उनके अपने शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि इन नेताओं के लिए पर्सनल पावर देश के हित से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से अम्बेडकर का अपना विश्लेषण है। और अम्बेडकर की आलोचना का निशाना सिर्फ नेता ही नहीं थे, उस दौर की पत्रकारिता भी थी। उनका मानना था कि प्रेस पब्लिक को सही रास्ता दिखाने का अपना फर्ज भूलकर सिर्फ अपने अपने हीरोज का गुणगान करने और हीरो वर्शिप को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। मतलब पूरी की पूरी राजनीति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बन गई थी, चाहे वो बड़े बड़े टाइटल की बात हो या लंबे चौड़े प्रस्तावों की। और नतीजा ये हुआ कि देश एक गहरे पॉलिटिकल डेडलॉक में फंस कर रह गया। तो अब हम आते हैं इसके अंजाम पर, कि कैसे इस पॉलिटिकल डेडलॉक का सीधा कनेक्शन रानाडे के फिलॉसफी को नज़रअंदाज करने से था।
अंबेडकर ने तर्क दिया कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 50 साल बाद भी देश एक तरह की पॉलिटिकल स्टैंडस्टिल का शिकार था। उनके हिसाब से इसकी वजह थी सांप्रदायिक समस्या, मतलब समाज में धर्म और जाति के आधार पर जो बंटवारा था उसे कभी सुलझाने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव सोशल सिस्टम की देन थी। तो अंबेडकर के तर्क का निचोड़ यही था कि समाज को अंदर से सुधारे बिना एक स्टेबल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना, वो नामुमकिन था। देश की राजनीतिक समस्याओं की जड़ें उसकी सामाजिक व्यवस्था में थीं। तो अपनी इस कठोर आलोचना को अंबेडकर ने कैसे जस्टिफाई किया? उन्होंने ये बात कही, उन्होंने साफ किया कि उनकी आपत्ति पर्सनल नहीं है, बल्कि यह एक देशभक्त का कर्तव्य है, क्योंकि देश का हित हमेशा किसी भी नेता से बड़ा होता है। और ये है अंबेडकर का वो आखिरी शक्तिशाली संदेश जो व्यक्ति पूजा के खतरों के खिलाफ उनकी फाइनल वार्निंग को बताता है। ये एक रिमाइंडर है कि नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन देश हमेशा रहता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी अहम सवाल पर खत्म करते हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए पहले क्या आना चाहिए, समाज या राज्य? अंबेडकर का ये तर्क आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि समाज और सत्ता के बीच का यही संतुलन हर देश का भविष्य तय करता है।